हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। यूपीपीएससी का जो आरओ एग्जामिनेशन है उसके लिए हम लगातार आपको पीवाईक्यूज की सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं। पीवाईक्यूज की सीरीज का एक पूरा हमने प्लेलिस्ट बना के रखी है। आप वहां जाकर के सारे पीवाईक्यूज डिस्कस कर सकते, जो हमने डिस्कस कराए हैं वो आप वहां देख सकते हैं। आज बात है आरओ के जो इकोलॉजी का सेक्शन है उसकी तीसरी क्लास की। तो ये थर्ड क्लास है, ये रिवीजन सीरीज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पदछाप, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो थोड़े से टिपिकल हैं। आरो यारो इतना आसान नहीं जो आप लोग समझ पाते हैं या जो आपको प्रस्तुत किया जाता है। बहुत आसान है एकदम, ऐसा पहुंचे हिंदी 60 में 60 और जीएस तो भैया कुछ है ही नहीं, बहुत आसान पूछता है, लेकिन आसान है नहीं। देखिए देखिए आरो यारो का पेपर ना अपना बहुत टिपिकल पेपर होता है, विशेष प्रकार है, कराता यूपीएससी है, लेकिन इसकी कुछ खास बात है। कभी कुछ ऊपर कर देता है तो कभी कुछ, कोई सब्जेक्ट में कभी 30 क्वेश्चन पूछ देगा, कभी 5। तो आपको अवेयर और प्रिपेयर दोनों रहना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन पूछा है पारिस्थितिकी पदचिन्ह या पदछाप। देखिए पदचिन्ह भी है, इसे पदछाप भी कहते हैं। अब पदछाप मतलब क्या होता है? अगर आपको जमीन पे खड़ा रहना है तो आप क्या करेंगे? जमीन पे खड़ा रहना है तो आपके पास ये पांव है, ये आपके पैर हैं, और इसी पैर पे आपको क्या रहना है? खड़ा रहना है। यानी आपके पैर की छाप इतनी, यानी आपको खड़ा रहने के लिए या सरवाइव करने के लिए इतनी ही जमीन की जरूरत है। अब इसको हम, ये क्या है? ये जो प्लेस है ना जिस पे आप खड़े हैं, ये क्या है? ये है इकोलॉजिकल एलिमेंट। ये क्या है? ये क्या है? इकोलॉजिकल एलिमेंट। यानी आपको आपके सर्वाइवल के लिए पारिस्थितिकी के जितने एलिमेंट या जितने अलग अलग तत्वों की आवश्यकता है, वही आपका क्या है? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, पारिस्थितिकी पदछाप। क्लियर? मतलब आपको इस पूरे एरिया में 5 रिसोर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 अलग अलग तरह के रिसोर्स हैं जिनकी जरूरत आपको लाइफ के लिए पड़ने वाली है, जीवन को सरवाइव करने के लिए पड़ने वाली है। लेकिन जब इनमें से किसी किसी को हमने क्या किया? एक्सप्लॉइट कर दिया, खत्म कर दिया। अब एक जहां आप हैं वहां आपको 1 2 3 4 5 की जरूरत थी, 1 4 5 है, 2 3 नहीं है, तो आप क्या करेंगे? 2 3 को यहां से लेके आएंगे। 2 3 को कहां से लेके आएंगे? यहां से। अब आप पहले इतने दायरे में सरवाइव हो रहे थे, या इतने एरिया की वस्तुएं या प्रकृति के जो अंग हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो आपको सर्वाइवल दे रहे थे। अब 2 3 है ही नहीं, तो 2 3 के लिए आप कहां पहुंचेंगे? यहां। तो अब आपका सर्वाइवल एरिया कितना हो गया? आपका जो पारिस्थितिकी पदछाप या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट हो गया, क्या हो गया? बढ़ गया। तो जब जब पारिस्थितिकी के, इकोलॉजी के या इकोसिस्टम के जो एलिमेंट्स हैं, जब जब उनका एक्सप्लॉइटेशन होगा यानी दोहन होगा, तो जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है? तो पर्यावरण, इससे क्या समझेंगे आप? इससे एक चीज तो समझ गए कि अगर एक्सप्लॉइटेशन होगा तो फुटप्रिंट बढ़ गया। फुटप्रिंट बढ़ा तो इसका मतलब क्या? कि ह्यूमन ने इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा दोहन किया है, उसको डिस्ट्रक्ट किया है, क्षरित किया है, इसीलिए इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बढ़ गया। पहली बात। अब इससे यह भी बात पता लगी कि कोई इकोसिस्टम बहुत ज्यादा क्षरित हो गया है। अब वो इकोसिस्टम अगर क्षरित हो गया है तो हमें क्या करना होगा? हमें अब डेवलपमेंट के फेस को चेंज करना होगा और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना होगा। क्लियर? तो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वो न्यूनतम एरिया होता है या वो बेसिक एरिया होता है इकोलॉजी का, इकोसिस्टम का, जो आपकी सर्वाइवल के लिए कंपलसरी होता है। और इसकी जो मापन इकाई है वो क्या होगा? भूमंडलीय हेक्टेयर या ग्लोबल हेक्टेयर। क्लियर? अब इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है, वो आप सब के लिए जानना बहुत जरूरी है। अब वो एक टर्म क्या है?
एक और टर्म है जो आप सबके लिए जानना जरूरी है। वो कौन सा टर्म है? उसे कहते हैं हम पारिस्थितिकी निकेत, इकोलॉजिकल निक। क्या? इकोलॉजिकल निक। इकोलॉजिकल निक या पारिस्थितिकी निकेत। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि फुटप्रिंट और निक। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट या पदछाप और पारिस्थितिकी निकेत। तो पदछाप क्या है? वो इकोलॉजिकल रीजन या एलिमेंट जो किसके लिए है? जो लिविंग, जो क्या है? लिविंग के लिए क्या है? कंपल्सरी है या अनिवार्य है। वही फुटप्रिंट हो गया। अब दूसरा है इकोलॉजिकल निक या निकेत। कई सारे क्वेश्चन में इकोलॉजिकल निक या निकेत से क्वेश्चन पूछा है और पलट पलट पूछता रहता है, कभी ये कभी वो। ठीक है, अब देखिए, ये जो फुटप्रिंट था ये इकोलॉजी की जो एलिमेंट है उन पे आधारित था, जबकि इकोलॉजिकल निक जो है वो माइक्रो हैबिटाट है। क्या है ये? माइक्रो हैबिटाट। इकोलॉजिकल निक जोसेफ ग्रीनले ने दिया था ये वर्ड। किसने दिया था? जोसेफ ग्रीनले। और कब दिया था? 1917 में दिया था। जोसेफ ग्रीनले ने 1917 में इस टॉपिक को दिया या इस पार्ट को दिया और क्या कहा? क्या कहा उसने? कि ये एक माइक्रो हैबिटाट है, मतलब एक सूक्ष्म एरिया है या उस एरिया का एक पार्ट है जिसमें कोई प्रजाति क्या कहती है? निवास करती है। यानी एक न्यूनतम एरिया जिसमें कोई प्रजाति अपना जीवन यापन करती है, जन्म लेती है, जीवन भर उसमें रहती है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पारिस्थितिकी निक या निलय कहते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी की कोई जाति भी हो सकती है, कोई उपजाति भी हो सकती है। ठीक है, तो ये निक या इसे निलय भी कहते हैं। अब बात समझ में आई? ये जो फुटप्रिंट है वो इकोलॉजिकल एलिमेंट की नीड है, और ये क्या है? पारिस्थितिकी निकेत या निक या निलय क्या है? ये एक सूक्ष्म अधिवास है। जंगल का कोई पार्ट जहां सिर्फ हिरन रह रहे हैं, जंगल का कोई पार्ट जहां पे केवल बंदर रह रहे हैं, जंगल का कोई पार्ट जहां पे रेप्टाइल्स रह रहे हैं। तो वो जो रेप्टाइल्स वाला पार्ट है, जो तालाब कीचड़ जैसा है, वो क्या है? वो उसके लिए पारिस्थितिकी निक या निकय या निकेत या निलय। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास। भारत में जो वन क्षेत्र का ह्रास हो रहा है यानी कमी हो रही है, द डिक्लाइन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया हैज बीन डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऑफ द कंट्री। अब देखिए, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कह रहा है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या इंक्रीज होगी, अभी मैंने क्या कहा था? जनसंख्या इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी के एलिमेंट या के पार्ट या तत्व, वो क्या होंगे? वो उन पे दबाव पड़ेगा, वो डिक्लाइन होंगे। ज्यादा लोग रहेंगे तो हैबिटाट यानी घर, अधिवास, सेटलमेंट बनाने के लिए ज्यादा हमें क्या करना होगा? पेड़ों को काटना होगा, घास के मैदानों को खत्म करना होगा, एग्रीकल्चरल लैंड को क्या होगा? कन्वर्ट करना होगा। अब आप सोच रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या इकोलॉजी खत्म हो जाएगा? अरे भाई, एग्रीकल्चरल लैंड पे डिपेंड होते हैं। याद कीजिए, जब आप एग्रीकल्चर लैंड पे सिंचाई करते हैं, ढेर सारे सारक, बत्तख, बगुले आ जाते हैं वहां पे। किस पे डिपेंड है? वो जो पानी भरते समय कीड़े निकल के आते हैं, इन्हीं पे डिपेंड है। तो ये क्या है? यही तो फूड चेन है। तो जब कभी भी ज्यादा तेजी से डेमोग्राफिक, भारत में जनसंख्या बढ़ी तो घरों की जरूरत हुई, हमने क्या किया? जंगलों को काटा। तो ये बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा,
वन क्षेत्र और जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। बिल्कुल सही है, या तो वन क्षेत्र ही बढ़ेगा या तो जनसंख्या ही बढ़ेगी। अगर जनसंख्या बढ़ी तो वन क्षेत्र कम हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बात समझ में आई? तो फॉरेस्ट और पॉपुलेशन के बीच क्या होगा? इनवर्स है, दोनों एक साथ नहीं बढ़ेंगे, या तो जनसंख्या या तो वन। बैलेंस बनाने के लिए बहुत एफर्ट करना होगा, तकनीकी रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है? अब देखिए कह रहा है छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन एक पूछा है, हम ज्यादा करेंगे, सीधा उत्तर आएंगे। तो आप जानते हैं इंद्रावती एक रिवर है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है और रिवर भी है। और ये कहां पे है? यही है छत्तीसगढ़ में, एकदम सीधा जान लीजिए, एकदम करेक्ट है। ठीक, अब आपका काम शुरू होता है इससे ज्यादा, कि आपको ज्यादा पढ़ना है। अंशी, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? कर्नाटक में, एकदम सही है, याद कर लीजिए। बेतला, देखिए पहले ये बिहार में था, अभी कहां है? अभी ये झारखंड में है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पलामू। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पलामू। फिर इंद्रावती तो पता लग गया। गुगामल नेशनल पार्क ये महाराष्ट्र में है। गुगामल नेशनल पार्क कहां है? महाराष्ट्र में। तो ये मैच वर्ड में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेशनल पार्क जो होते हैं ना, ये नेशनल पार्क की खास बात क्या है कि राष्ट्रीय उद्यान वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स सीटू कंजर्वेशन सेंटर। ये क्या है? मैं यहां नहीं, यहां बताता हूं। नेशनल पार्क ये क्या है? ये एक्स सीटू, यानी उत स्थानीय संरक्षण। उत स्थानीय संरक्षण। अब ये उत स्थानीय संरक्षण का मतलब क्या होता है? जिस प्लेस पे कोई भी प्रजाति रह रही हो। एक मिनट, ये एक्स सीटू नहीं, इन सीटू कहेंगे इसे। उत स्थानीय नहीं, स्वस्थानीय। क्या है ये? स्वस्थानीय, यानी जिस प्लेस पर कोई प्रजाति हो उसी प्लेस पर उसको कंजर्व किया जाए, ऐसे कंजर्वेटिव नेचर को क्या कहते हैं? स्वस्थानीय, इन सीटू कंजर्वेशन। तो नेशनल पार्क क्या है? इन सीटू। ऐसे बायोस्फीयर क्या है? अच्छा, किसको कंजर्व करना है? बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को। किसको कंजर्व करना है? जैव विविधता को। तो जैव विविधता को कंजर्व करने के लिए इन सीटू कंजर्वेशन सेंटर है और एक्स सीटू। इन सीटू कंजर्वेशन सेंटर में कौन कौन है? नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब क्या है? उसी प्लेस पर, उसी एरिया को कंजर्व कर दो। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? अभी देखिए हमने बात की थी ग्लोबल हेक्टेयर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। खैर, भूमंडलीय हेक्टेयर अभी हमने क्वेश्चन को किया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा। भारत में वन क्षेत्र गिरावट की दर, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? चलिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है। खैर, दो क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन हमने देखा है उस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आपने देखा है। अब इसके आगे के जो सेक्शंस हैं या इसके आगे क्लास जो होगी वो नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, इसके आगे क्लास। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन यहां पे रिपीट हो गया है, वो क्वेश्चन में क्या था कि कांजीरंगा, मैचवर्ड पूछा हुआ था कि कांजीरंगा कहां पे है। तो कांजीरंगा है असम में। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि कांजीरंगा कहां है। मैं यहां पे एक मेंशन कर दे रहा हूं।
कांजीरंगा के बारे में पूछा था, कांजीरंगा। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में, ठीक। और ये खास बात क्या है कांजीरंगा की? कांजीरंगा एक सींगी गैंडों के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे। और ये दुनिया की सबसे बड़ी शरणस्थली है, असम में है कांजीरंगा, दुनिया की सबसे बड़ी शरणस्थली या शेल्टर कह लें एक सींगी गैंडों का, सिंगल हॉर्न राइनोसोरस का। कांजीरंगा के अलावा सिंगल हॉर्न राइनोसोरस असम का ही एक नेशनल पार्क है जिसे हम मानस कहते हैं, वहां पे भी है, ठीक। ऐसे ही जालदापाड़ा में भी शटल किया गया है इन एक सींगी गैंडों को। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कांजीरंगा है। एक और नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया था, सिमलीपाल। ये सिमलीपाल कहां है? मैचवर्ड का क्वेश्चन है। सिमलीपाल, सिमलीपाल कहां है? आप सभी जानते हैं सिमलीपाल ओडिशा में, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है। उस मैचवर्ड के क्वेश्चन में एक और था दिहांग दिबांग, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, दिहांग दिबांग। अब जिनको थोड़ा सा भी याद होगा, आप जानते हैं कि दिहांग जो है ना, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, क्लियर। और जब उसमें दिबांग और लोहित आके मिलती है तब उसे क्या कहते हैं? तब उसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। उसके पहले उसे सांगपो कहते थे। तो दिहांग और दिबांग कहां है? अरुणाचल प्रदेश। यही मैचवर्ड में गलत था, दिहांग और दिबांग का है अरुणाचल प्रदेश में। उस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था, कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क, कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क ये कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। ये कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में। और इसका कुछ पार्ट कोल्ड डेजर्ट का वो लद्दाख में भी एंट्री कर जाता है। नेशनल पार्क में एक और मेंशन था कि नॉकरेक कहां है? नॉकरेक कहां है? मेघालय में। नॉकरेक कहां है? मेघालय, क्लियर। तो ये आज की क्लास का इंपॉर्टेंट टाइम था। कंचनजंगा पूछा था, तो कंचनजंगा सभी जानते हैं सिक्किम में है, और कॉर्बेट कहां पर है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। तो ये आसान वाला था, ये याद जरूर रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में 18 है, जिसमें से 12 बायोस्फीयर ऐसे रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व चेन में इंक्लूड किया गया है। तो अभी कितने हैं? 18, ये याद रखेंगे, क्लियर। क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए। नेशनल पार्क की संख्या 107, नेशनल पार्क कितने हैं? 107। जब कभी दूसरे में फिर ये क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं आपको नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो डिस्कस करूंगा वहां पे। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। जितनी क्लासेस लिस्टेड की जा रही हैं सबको बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में इतना ही, बाय।